साढ़े 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के पत्ती बना कोण। अब देखो इसमें अंशमाप नहीं लिखा है, इसके जो ऑप्शन है इसमें अंशमाप नहीं पूछा है, इसमें तुमको कोण का प्रकार पूछा है। तो इसका पहला ऑप्शन जो होगा वो है न्यून कोण, दूसरा है समकोण, तीसरा जो है सी वो है अधिक कोण, और चौथा ऑप्शन है सरल कोण। ये कैसे निकालोगे मालूम है 5 वाले बच्चों को? मालूम है अक्षिता? लगाए थे ये भूल गई? इसका एक फॉर्मूला है। हाँ फॉर्मूला बताओ। 11 देखो पहले हम लिख लेते हैं घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला है 30 H गुणा h। हाँ उसके बाद माइनस 11/2 गुणा M। तो यहाँ h जो है वो घंटा है। h क्या है? घंटा। क्योंकि h को अंग्रेजी घंटे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आवर। ठीक है तो घंटा हो गया h और मिनट m हो गया। ठीक है तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें घंटे में जो नंबर दिया है वो h की जगह रखना है और मिनट में जो नंबर दिया है वो m की जगह रखना है। तो घंटा तो 6 है, 6 बजे 6 घंटा हुआ और मिनट कितना हुआ? 0। तो तुम क्या करोगे इसी फॉर्मूले में इसको रखोगे 30 गुणा 6 माइनस 11/2 गुणा 0। ठीक इसके बाद तुम 30 छक्के कर दोगे गुणा, है ना? 30 छक्के कितना हुआ? 180। तो 180 और माइनस 11/2 का गुणा किससे करना है? 0 से। तो 0 से कोई भी संख्या गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और 1 से गुणा करते हैं किसी संख्या को तो वही संख्या आती है। 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। नहीं है वही है, सब में वही है। हाँ 0 से गुणा करने पर 0 आता है। तो ये पार्ट तुम्हारा पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 180 अंश, है ना? तो 180 अंश का कोण कौन सा कोण कहलाता है? और बताया था मैंने कोणों के प्रकार। सरल कोण। समकोण कितने का होता है? 90 अंश का। समकोण कितने का होता है? 90 अंश। सरल कोण 180 अंश का होता है। तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा सरल कोण। बात समझ में आई? अब हम टाइम चेंज करके एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं। देखो 6 बज के हम कर देते हैं 30 मिनट या 15 मिनट। 6 बज के हमने कर दिया 15 मिनट। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा? हमको m की जगह क्या लगाना है? m की जगह 0 नहीं लगा के क्या लगाना है? 15। बाकी तो वही आएगा क्योंकि हमने घंटा 6 ही लिया है ना? तो जब 15 गुणा करते हैं 11/2 में तो क्या आता है? 11/2 का तो भाग करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। भाग करने आता है? दशमलव वाला नहीं आता। देखो पहले हम कर लेते हैं 15 और 11 का गुणा। 15 और 11 का गुणा कर दो कितना आएगा बताओ? 165। यहाँ रफ कर रहे हैं 11/2 गुणा 15 हो गया 165/2। तो जब 2 से 165 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 16 हो गया ना? हाँ 5 2 2 1 बचा, पॉइंट लग जाएगा 10 बन जाएगा। 2 बजे 10। तो ये तुम्हारा हो गया 82.5। अब तुमको क्या करना है? यहाँ 180 आएगा, है ना? यहाँ आएगा 180 माइनस 82.5। इसको निकालो कितना आएगा? 180 में से 82.5 अगर घटाएंगे तो क्या वो संख्या 90 से कम हो जाएगी? नहीं 180 से तो कम हो ही जाएगी। क्या वो 90 से भी कम हो जाएगी? तो जब 90 से कम नहीं होगी, 90 से ऊपर है और 180 से कम है तो वैसे कोण को क्या कहते हैं? 90 से अधिक और 180 से कम जो होता है वो कोण क्या कहलाता है? बोलो अधिक कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण। कितना आया है बताओ? माइनस करके बताओ कितना आया है? कैसे माइनस कर रहे हो? पॉइंट लगा दिया। देखो कैसे माइनस करते हैं? डेसिमल वाला 180 लिखा ऐसे और 82.5 को माइनस करना है तो 82 यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि दशमलव जो है इकाई के स्थान के दाहिने होता है। दशमलव कहाँ होता है? इकाई के स्थान के दाहिने। तो जिसमें पहले से दशमलव दिया वो तो क्लियर है, जिसमें दशमलव
लगाओगे? इकाई के अंक के दाहिने, इकाई के अंक के दाहिने, ठीक है। तो यहाँ 0 कर देंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आया 5 और यहाँ 2 ये हो गया 9 ना, ये 9 हो जाएगा ना, इसमें हमने हासिल लिया है तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 7 हो गया है ना, 9 में से 2 गया 7 और ये 7 है, 17 में से 8 गया 9 तो 97.5 डिग्री किस प्रकार का कोण होगा? अधिक कोण, ये हो जाएगा अधिक कोण। अगर 6:15 पे तुमको घड़ी की सुइयों के बीच का कोण पूछा जाए तो वो अधिक कोण होगा। समझ आया? नंबर क्वेश्चन, एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं, दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण कितना होगा? पहला ऑप्शन 10 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 15 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 24 डिग्री और चौथा ऑप्शन 30 डिग्री। इसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि एक बिंदु के चारों ओर कितने अंश का कोण होता है टोटल। किसी को मालूम है? बोलो। एक बिंदु, अगर हम एक बिंदु बनाते हैं इसके चारों ओर कितने अंश का कोण होगा? और तुमको कोणों के बारे में बताया था ना, कौन सा ऐसा कोण है जो हम ऐसे करके दिखाते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं और इसके चारों ओर एक गोला बना देते हैं। ये कौन सा कोण है? देख के बताओ, चित्र देख के बताओ। कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का, ठीक है। तो एक बिंदु के चारों ओर 360 अंश का कोण होता है, ठीक है। तो अगर हम ये साइकिल का पहिया बनाते हैं और इसमें 24 तीलियां बनाते हैं और ये समान दूरी पे होती है एक दूसरे से, चित्र में उतना सही नहीं पता है लेकिन ये सारी तीलियां एक दूसरे से बिल्कुल समान दूरी पे होती है, समान कोण बनाती है। तो इस बिंदु के चारों ओर कितने अंश का कोण है? ये पूरा अगर हम लेते हैं तो 360 अंश का कोण होगा कि नहीं? और 24 तीलियां और हर दो तीली के बीच का संलग्न माने जुड़ी हुई, संलग्न का मतलब एक दूसरे के आसपास जो है जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हर दो तीली के बीच का जो कोण है, मान लो ये कोण हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस 360 का कितना हिस्सा ये हो जाएगा? 360 में कितने बराबर हिस्से किए गए? 24 ना, 24 बराबर हिस्से, तो ये कितना हिस्सा? एक हिस्सा है, एक हिस्सा है ना। इसका मतलब ये 360 का 24वां हिस्सा है, 360 का 24वां हिस्सा, ठीक है। तो हमको ये निकालने के लिए क्या करना है? 360 को किससे भाग दे देना है? 24 से। किससे भाग दे देना है? 24 से। तो 360 भाग 24, इसको हम अगर डिवाइड करने में टाइम लग रहा है तो तुम काट दो, है ना। 6 चौके 6 से काटो, 6 का टेबल पढ़ो, 24 कितने पे आता है? 24 और 360 को 6 के टेबल से काटो, बताओ क्या लिखें? 24 कितने पे आता है 6 के टेबल में? 4 पे आता है। और यहाँ है 360, तो पहले हम 36 निकालते हैं, 6 के टेबल में 36 आता है ना, कितने पे आता है? और तो 6 लिख के और 0 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर 4 को भी और 60 को भी काट देते हैं, 4 से ही काट देते हैं ना। 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20, है ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 15/1 यानी 15 डिग्री। कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। आंसर 20 सही है, ठीक है। डिग्री है, निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तुमको ये 4 आयत बना के दिए हैं, है ना, और इनके नाम रखे गए हैं। पहला आयत ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया आयत सी, ध्यान से इसको पढ़ना है ना। ऑप्शन ए में आयत ए नहीं है, ऑप्शन ए में क्या है? आयत सी। तो अगर तुम्हारा सी आंसर, ये वाला आयत आंसर है, तो तुम क्या टिक करोगे? यहाँ पे सी नहीं टिक करोगे, ए टिक करोगे, ठीक है ना, क्योंकि ए में आयत सी दिया हुआ है। समझ रहे हो ना? तो अब तुमको क्या करना है? चारों की यहाँ पे वो भी दे रखी है, क्षेत्रफल भी दे रखा है, चारों का क्षेत्रफल भी दे रखा है। तो कौन सा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है ये तो तुम लोगों को देख के भी पता चल जाएगा, लेकिन तुम इसको जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम है? किसी को मालूम है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 18 गुणा 10 करोगे तो कितना होगा? 18 गुणा 10 करोगे तो 180 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 180 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। इसमें करना है तुमको 14 गुणा 14, 14 का वर्ग कितना होता है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है 16 गुणा 12, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा? 12 और 16 को गुणा करो, कितना आएगा?
तो निकाला 200 हाँ हाँ कर लेते हैं 12 छके 12 6 जा 72 है ना। तो 12 छके 72 होता है। तो 12 एकम कितना होता है 12 होता है ना। तो 72 का 7 कैरी कर दिया हमने और 12 में 7 जोड़ दिया कितना आया 19 कितना बना आंसर क्या आया था तुम्हारा तो सही है 192 इसका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है इसका कितना होगा निकालो 17 का 11 से गुणा करके निकालो 17 का 11 से गुणा करके निकालो 187 ठीक सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ चेक करो तुम कि क्या इसमें तुमको सही एरिया दिया है ये भी चेक करना है। जरूरी नहीं है कि आयत जो दिया है उसका एरिया भी यहाँ पे सही दिया वो भी सही होना चाहिए तभी आंसर सही होगा। पहले तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है ये बताओ तुम लोग 196 तो ये तो एक वर्ग है ये तो आयत है भी नहीं वैसे भी। एक सवाल ये भी है कि ये एक वर्ग है ये क्या है एक वर्ग है तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया ये एक वर्ग है ये एक आयत नहीं है। अब तुम्हारे पास 1 2 3 ये 3 आयत है इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है 192 तो हम देखते हैं सी में 192 है कि नहीं आयत सी 192 दिया ठीक है ना। आयत इनका तो एरिया ही गलत दिया है 280 दिया ना यहाँ पे और यहाँ 180 आ रहा है हाँ तो गलत दिया है। तो इसका हो जाएगा 192 यानी कि आयत सी और ऑप्शन ए समझ आ रहा है। तुम्हारा ये वाला शेप जो है ये वर्ग है ये आयत नहीं है तो ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा है ना। आंसर हो जाएगा ये क्योंकि ये और ये आयत है ना। P, Q, R और S द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दैट ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। ये ग्राफ बनाया है ग्राफ में यहाँ नंबर्स हैं 0 4 6 8 10 ये प्रश्नों की संख्या है जो P ने Q ने R ने और S ने हल किए हैं। ठीक है आपको पूछा गया है कि उपयुक्त दैट ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि Q और R ने मिलकर कितने प्रश्न P और S दोनों से अधिक हल किए। क्वेश्चन समझो पहले उसके बाद आंसर निकालने की कोशिश करो। ऐसे बताया जाता है ना इस तरह से खंबे जैसा है ना किसी भी चीज को ये दंड क्या कहलाता है क्या कहलाता है दंड। तो आरेख मतलब ग्राफ होता है तो ग्राफ में जहाँ भी ऐसे बार बने होते हैं ना इसको बार कहते हैं इंग्लिश में उसको हम दंड आरेख कहते हैं। एक होता है चित्र आरेख माने पिक्टोग्राफ जिसमें किसी भी आंकड़े को पिक्चर बना के समझाया जाता है। जैसे मान लो कि टॉफी दिखाना है हमको ग्राफ में कि बच्चों को टॉफी दी गई एक बच्चे को कितनी टॉफी दी गई तो टॉफी का चित्र बन जाएगा छोटा सा है ना और उसमें लिख दिया जाएगा कि एक टॉफी के चित्र बराबर 5 टॉफी ठीक है। तो उस तरह से वो चित्र आरेख बनता है ये हमारा है दंड आरेख। इसमें बताओ कैसे निकलेगा आंसर एक जगह जोड़ना है क्योंकि इन्होंने मिल के पूछा ना कितने प्रश्न किए हैं तो Q और R को जोड़ेंगे तो कितना होगा Q कितना है 6 है R कितना है 10 है जोड़े तो कितना हुआ 16 ठीक है। और P और S को जोड़ेंगे अलग से P कितना है 4 S कितना है 8 4 और 8 जोड़े कितना हुआ 12 तो तुमको ये बताना है कि 16 12 से कितना बड़ा 12 से ना 16 4 बड़ा 4 बड़ा है ना तो तुम्हारा आंसर 4 आएगा। ठीक है तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन है A 4 B 2 C 16 और D है तुम्हारा 12 तो इसमें से आंसर कौन सा हो गया A। इसमें क्या घटाया जाएगा 11/40 प्राप्त हो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे नोट कर लो इसको ठीक है। और इसका तरीका क्या है तुमको इसी स्टेटमेंट को एक समीकरण में बदल देना है जो क्वेश्चन दिया है उसको गणित की भाषा में समीकरण में बदल देना है ठीक है। तो 33/40 लिखेंगे हम में क्या घटाया जाए घटाने का निशान लगा लो और क्या घटाना है ये तुमको पता नहीं है तो उसको x मान लो है ना। क्या घटाया जाए मैंने x ठीक है क्योंकि तुमको वो नहीं पता है तो जो क्वांटिटी नहीं पता होती है जो राशि नहीं पता होती है उसको हम x मान लेते हैं ठीक है। तो क्या आ जाना चाहिए 11/40 प्राप्त हो जाना चाहिए हमको। तो इस समीकरण से हम x का मान कैसे निकालेंगे क्योंकि x में माइनस का चिन्ह है तो हमको x में प्लस का चिन्ह चाहिए ना
तो हम क्या करते हैं x माइनस एक्स को उधर ले जाते हैं, बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो वो अपने आप ही प्लस एक्स या खाली एक्स हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि बराबर के चिन्ह के एक तरफ से दूसरी तरफ जब कोई भी राशि जाती है तो उसके साथ उसका चिन्ह बदल के जाता है। प्लस होता है तो वो माइनस हो जाता है, उधर जाके माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, गुणा होता है तो भाग, और भाग होता है तो गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास इस तरफ तो 33/40 है, उधर हमारे पास 11/40 था, तो हम उस 11/40 को इस तरफ लाएंगे क्योंकि हमें खाली x का मान निकालना है। तो हमें x को अलग कर लेना है, हमें क्या करना है, x को अलग कर लेना है क्योंकि उसी का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे 11/40 में प्लस का चिन्ह है कि माइनस का चिन्ह है? इसमें तो कुछ भी नहीं बना है। जब कुछ नहीं बना है तो कौन सा चिन्ह माना जाता है? प्लस माना जाता है। ठीक है, तो 11/40 में प्लस का चिन्ह माना जाएगा क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं बना। तो इसको हम जब इस तरफ ले आएंगे तो ये -11/40 हो जाएगा क्योंकि ये पहले से प्लस था तो बाएं आया तो माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम लिख देते हैं 35/40 माइनस 11/40 क्या निकलेगा? ऐसे इसको करेंगे। जब हर समान है, हर किसको कहते हैं? हर ऊपर की संख्या या नीचे की संख्या? हर कौन सी होती है? नीचे की संख्या। हर कौन सी होती है? नीचे की संख्या। ये हर है, क्या है? हर। और ऊपर की संख्या को क्या कहते हैं? अंश। तो जब दो भिन्नों में हर समान होता है, सेम होता है, तो अंशों को हम सीधा जो भी दिया है वैसे ही हम जोड़ या घटाना कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर हमारे पास 33 - 11 है ना, ऊपर हमारे पास क्या है? 33 - 11। तो हम इसको लिखेंगे 33 - 11, नीचे हम एक ही हर ले लेंगे क्योंकि दोनों में सेम हर है। ठीक है, 33 में से 11 गया, कितना बचा? 22। तो हमारा आंसर 22/40 है। तो क्या इसमें कोई 22/40 दिया है? कोई नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे, फिर इसको काटेंगे ताकि आपको इनमें से कोई ऑप्शन मिल जाए, है ना? देखेंगे कि ये दोनों इवन नंबर्स हैं, 22 भी और 40 भी। कैसी संख्या है? सम संख्या। कैसी संख्या है? सम संख्या। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो यहाँ 11 आएगा और यहाँ आ जाएगा 20। तो इसमें से कोई ऑप्शन है 11/20? 11/20 ऑप्शन है ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपए की 4 टॉफी की दर से बेचता है। रुपए 125 का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है? ऑप्शंस हैं 1200, 1500, 2000 या 2500। बताओ कैसे आएगा, बताओ। हाँ, इसको ना इससे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना और इससे तो जो आएगा उससे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? नहीं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ। जो आएगा उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। सब मल्टीप्लाई कर देंगे? हाँ। अच्छा, ओके। फॉर्मूला बताओ ना, ऐसे कैसे बच्चे समझेंगे? 5 वाले बच्चे कैसे समझेंगे कि खाली मल्टीप्लाई कर देने से आंसर आ जाएगा? कोई समझाएगा? हाँ, एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है। खरीदता मैंने उसका खरीद मूल्य हो गया। खरीद मूल्य क्या होगा? 1 रुपए में कितना टॉफी? 5 टॉफी। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो होगा इसका 1 रुपए में 5, तो ये हो जाएगा 1/5। 1/5 यानी 0.1। जब इसको भाग देंगे हम 5 से 1 को तो कितना आएगा? 0.2, है ना? तो 0.2 का मतलब होता है 20 पैसे। रुपए में लेंगे तो 0.2 होगा और पैसे में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 पैसे। अभी हम इसको रुपए में ही लिखते हैं 0.2। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है? बेच का मूल्य? बेच का मूल्य क्या? 1 रुपए में 4, है ना? तो इसको जब आप 4 से 1 को भाग देंगे तो 0.25। 20 कैसे बोल रहे हो? 1 बीच में रखो, 4 बाहर रखो, 0 पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ। 4 2 8, है ना? 4 2 8 और माइनस करने पे 2 आया, 0 उतरा, 4 5 20। ठीक है, तो ये 0.25 रुपीज हो गया यानी 25 पैसे। ठीक है ना? तो खरीद का मूल्य 20 पैसे है और बेच का मूल्य 25 पैसे है, तो लाभ कितना हुआ एक टॉफी पे? एक टॉफी पे लाभ 5 पैसे का। एक टॉफी पे लाभ कितना हो गया? 5 पैसे का। ठीक है, तो लाभ का फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना? तो ये हो गया 0.25 माइनस 0.2 यानी कि 0.05। 0.05
ये माइनस करने तो आता है ना, दशमलव का माइनस कर लोगे ना, कैसे लिखोगे? 0.25 इधर लिखा और 0.2 और आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, इसको माइनस किया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0.0 आ गया। समझ आ रहा है ना? माइनस करने आ रहा है ना डेसिमल का। एक टॉफी में लाभ कितना हुआ? 5 पैसा। तुमसे पूछा है कितनी टॉफी बेचेगा तो उसको 125 रुपए का लाभ होगा, ठीक है, 125 रुपए का लाभ होगा। तो हमने ये जो एक टॉफी का लाभ निकाला ये भी हमने रुपए में ही निकाला है, दशमलव में निकला मतलब ये रुपए में, पैसे में नहीं, ठीक है। वैसे इसका मूल्य बराबर 5 पैसा ही है, लेकिन ये 0.05 जो है ये रुपया है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों चीजों को का रेशियो बनाते हैं। एक टॉफी पे लाभ क्या हुआ? अगर हम ऊपर टॉफी की संख्या लिखते हैं, नीचे लाभ लिखते हैं। एक टॉफी का लाभ 5 पैसा, जो क्या निकला है? 0.05 रुपया। रुपए में लिखना है क्योंकि 125 भी रुपए में है, तो दोनों समान मानक होंगे, तभी हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमको कितनी टॉफी बेचनी पड़े कि हमको 125 रुपए का लाभ मिले? कितनी टॉफी के लिए हमने क्या रख दिया? x। एक टॉफी के लिए रुपए 0.05, कितनी टॉफी के लिए रुपए 125। ऐसे रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, ऐसे इक्वेशन बनाते हैं। तो ये समीकरण जब मिला हमको तो हम x को ऊपर ही रखेंगे और बाकी सारी संख्याओं को एक तरफ कर देंगे। क्या कर देंगे? एक तरफ। तो 125 को बाहर ले जाएंगे तो कहाँ जाके गुणा होगा? 1 में गुणा होगा, क्योंकि नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, बराबर के चिन्ह के उधर जाएगा तो नीचे का संख्या ऊपर जाके गुणा होगा, ठीक है। तो ये 1 गुणा 125 बाय 0.05। अब इसको हम कैसे डेसिमल हटा के डिवाइड करेंगे? 1 इंटू तो हटा ही देते हैं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 125 और 0.05 का डेसिमल हटा के हमको भाग देना है, तो इसके लिए हम दशमलव के बाद बराबर अंक रखेंगे ऊपर नीचे और दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव यहाँ लगेगा, उसके बाद जो 0 होगा, अब ये बराबर हो गया, अब ये भी दशमलव हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 5 0 0, यानी 12,500 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया, ठीक है। 5 के पहले का 0 सब हट गया है ना, क्योंकि दशमलव हट गया, तो 5 से इसको काट दो, भाग दे दो, कितना आया? 2500। तरीका अलग है कि नहीं? हाँ, आंसर आने से क्या हुआ? उसमें गलती भी हो सकती है, तुम सबको गुणा कर दोगे उठा के, जितने जरूरी थोड़ी है हर जगह गुणा का ही लगे, है ना। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? सब लोग बोलो। क्या? कौन बोल रहा है? लंबाई और चौड़ाई। क्या होगा फॉर्मूला? जोर से बोलो। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा, क्यों भुजा गुणा भुजा लिखा हुआ है? क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, तो जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें तुमको एक ही भुजा का मान देगा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो लिखेगा कि वर्ग की एक भुजा इतने सेंटीमीटर की है, तो तुमको क्या करना होगा? उस नंबर से उसी नंबर को गुणा कर देना होगा, तब तुम्हारे वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो लंबाई देगा और चौड़ाई देगा, तो लंबाई का क्या करना है? चौड़ाई से गुणा कर देना है, ठीक है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश, ठीक है। तो जो आयत और वर्ग होते हैं, इनके चारों कोण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। वो कितने अंश के होते हैं? कितने अंश के होते हैं? कितने डिग्री के? 90 डिग्री के, ठीक है। आयत के चारों कोण 90-90 डिग्री के और वर्ग के भी चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश, ठीक है। अब आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का एक एक एग्जाम्पल लिया है हमने, और इसके फॉर्मूले को प्रयोग करके आपको इनका क्षेत्रफल निकालना है। चलो, कौन बोर्ड पे निकालेगा? आ जाओ, कोई निकालेगा? सेंटीमीटर में दिया है, तुमको क्षेत्रफल निकालना है। आयत की लंबाई क्या दी है? लंबाई क्या है? 15 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 से 5 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 15 का पहाड़ा याद है? 15 5, इसलिए कहते हैं पहाड़ा दोहराते रहो। 15 5 75, कितना आएगा जी? हाँ, तो लिखो 75। और इसका मात्रक क्या लिखोगे? 75 के बाद सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से होगा तो क्या बनेगा? सेंटीमीटर का वर्ग, उसके ऊपर 2 लिख दो छोटा सा, सेंटीमीटर के ऊपर दाहिनी ओर छोटा सा 2 लिख दो। इसको पढ़ेंगे 75 सेंटीमीटर वर्ग। क्या पढ़ेंगे? समझ आया?
जब भी क्षेत्रफल निकाला जाता है तो जो लंबाई का मात्रक होता है क्षेत्रफल में उसी लंबाई के मात्रक का वर्ग हो जाता है। क्षेत्रफल में लंबाई के मात्रक का क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ग। इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर माने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल कौन निकालेगा? मैम जी वो 5 है। हाँ, वो चारों को आ जाओ, आगे करो, आगे करो। भुजा गुणा भुजा को क्या लिखेंगे यहाँ पे? भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। भुजा बराबर क्या दिया यहाँ? तो भुजा गुणा भुजा क्या होगा? 5 सेंटीमीटर गुणा, बड़ा बड़ा लिखो, 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर कितना आया? इसको कहते हैं 25 सेंटीमीटर वर्ग। क्या कहेंगे इसको? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब और एग्जांपल देंगे तो कर लोगे? कर लोगे? यदि आयत का क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन में आयत की लंबाई और चौड़ाई के मात्रक अलग अलग हो, जैसे 1 मीटर में और दूसरा सेंटीमीटर में, तो आप क्या करेंगे? पहले दोनों मात्रकों को सेम कर देंगे, है ना? या तो दोनों को मीटर कर दें या दोनों को सेंटीमीटर कर दें। तो आपके लिए जो आसान होगा वो करिएगा, है ना? जो आसान होगा उसको करना है। अब ये जानते हो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो तुम अगर 5000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहो तो क्या आएगा? अच्छा ये बताओ, 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर हुआ? 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर हुआ? 1 मीटर में 100, 10 मीटर में 5, 10 मीटर में 1000, 10 मीटर में 1000। तो सेंटीमीटर में बदलना तो इसको आसान है, सीधा 1000 कर दिया, 2 जीरो बढ़ा दिया। ठीक है ना? 1 में 100 है, मतलब जितना भी मीटर दिया होगा उसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे तो वो सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ आया? तो ये ज़्यादा आसान है हमारे लिए कि मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल दें और दोनों का सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकाल दें। लेकिन अगर पूछा जाए कि हमको मीटर में ही चाहिए, मीटर वर्ग में ही क्षेत्रफल निकालना है, तब क्या करोगे? तब तो तुमको दोनों को मीटर में ही बदलना पड़ेगा ना। जो मीटर है उसको छोड़ दो, जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदल दो, तो वो भी आना चाहिए ना तुमको। तो इसको मीटर में कैसे बदलोगे? 5000 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है मीटर का 100वां भाग है ना, यानी 1 मीटर को 100 बराबर भागों में बांटे तो एक भाग जो है वो सेंटीमीटर है ना? 1 मीटर का 100वां भाग, तो उसको इसी तरह से लिखा है, यानी कि ये 100 जो है इस 1 के नीचे आ जाएगा अगर यहाँ पे 1 आएगा तो। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। तो 5000 सेंटीमीटर में क्या होगा? 5000 सेंटीमीटर को हम करेंगे 5000/100। हमको बटा 100 ही करना है। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना है? बटा 100। तो बटा 100 करेंगे तो नीचे का 2 जीरो, ऊपर का 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 मीटर। कितना आ जाएगा? 50 मीटर। तो मीटर वर्ग में जब आंसर निकालना होगा तो हम इसे करेंगे, लंबाई को मानेंगे 50 मीटर और चौड़ाई को मानेंगे 10 मीटर। तो ये हमारा आ जाएगा 500 मीटर वर्ग। 50 गुणा 10 500 और मीटर गुणा मीटर मीटर वर्ग। ठीक है, अगर इसको दोनों को सेंटीमीटर में निकालना हो, यानी क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में निकालना हो, तब क्या करेंगे? तब हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 10 को सेंटीमीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो तरीका है वो है, लेंथ को हम 5000 सेंटीमीटर रहने देंगे और जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर और हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 के बाद कितना जीरो लगेगा? 3 तो ये हो गया हमारा 50 लाख, है ना? अब ये आएगा सेंटीमीटर वर्ग। क्या आएगा? सेंटीमीटर वर्ग। तो क्षेत्रफल ये भी सही है और ये भी सही है, बस इनके मात्रक अलग अलग है ना। तो मीटर वर्ग में और ये सेंटीमीटर वर्ग। फल होता है, उसका फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई बटा 2। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं अंग्रेजी में, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ BH। तो B जो होता है वो बेस होता है, बेस माने आधार, B क्या है? आधार।
और h माने हाइट होता है, तो h का मतलब इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो मान लो किसी क्वेश्चन में तुमको किसी त्रिभुज की ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर दिया है और आधार 20 सेंटीमीटर दिया है, तो तुम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूला में रख के कैसे निकलेगा? इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और जो भी गुणनफल आएगा उसको 2 से भाग दे देंगे। कैसे करेंगे? आधार क्या है आपका? 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर और नीचे आ जाएगा 2, तो 20 बचे 100 बटा 2 50। कितना हो गया? 50। तो ये भी क्षेत्रफल है और ये दोनों जो लंबाई की मात्रक है ये सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर का वर्ग। क्या होगा? सेंटीमीटर का वर्ग। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला रख के तुम कर लोगे ना त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछे तो। हाँ, किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई कैसे पता चलती है? उसके ऊपर का जो शीर्ष है, ऊपर का जो कोना है, उससे जब हम सामने वाली भुजा पे लंब खींचते हैं, यानी कि 90 का कोण बनाने वाली रेखा खींचते हैं, तो वो उसकी ऊंचाई बताता है। ठीक है? ऊंचाई त्रिभुज का कोई साइड नहीं होती है, ऊंचाई उसके ऊपर वाले शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब होती है। उसी त्रिभुज की ऊंचाई उसका एक साइड होती है जो त्रिभुज समकोण होता है। जैसे अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है इस तरह से, तो इसकी ऊंचाई आप मान सकते हैं ये वाली, ठीक है, जिसमें 90 का कोण बना हो, उसके नीचे की साइड आधार हो जाती है और बगल की जो खड़ी साइड है वो ऊंचाई हो जाती है। नहीं तो और किसी भी त्रिभुज में ऊंचाई जो होती है वो अलग से निकालनी पड़ती है, हमें अलग से दी जाएगी। ठीक है? वो उस त्रिभुज की कोई भुजा नहीं होगी। समझ आ रहा है ना? किसी भी आकृति का परिमाप का अर्थ क्या होता है? उस आकृति को जिस लाइन से बनाया गया है उस लाइन की पूरी जो लंबाई होती है वही होता है उसका परिमाप। ठीक है? तो हमारी जो ये आकृति है इसका नाम क्या है? क्या नाम है? आयत। इस आकृति का नाम क्या है? आयत। तो आयत का परिमाप का क्या मतलब हो जाएगा? आयत को जिस लाइन के द्वारा बनाया गया है उस लाइन की पूरी लंबाई चारों ओर से, है ना? तो हमारे इस आकृति में 2 समान भुजाएं हैं, है ना, जो सामने सामने है, और वैसे ही 2 और समान भुजाएं हैं जो वो भी एक दूसरे के सामने है। ठीक है ना? तो 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है। इन सबको जब हम जोड़ेंगे, इन सबका जब हम लंबाई जोड़ेंगे तब हमें उसका परिमाप मिलेगा। ठीक है? तो एक तरह से हम इसको लिख सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। लिख सकते हैं कि नहीं? है ना? चारों को एक एक करके लिख सकते हैं। तो चारों को एक साथ चारों को अलग अलग लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बना देते हैं जिसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाता है। ठीक है? वो कैसे करेंगे हम बताते हैं। ठीक है? जब चौड़ाई 3 सेंटीमीटर लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप क्या निकलेगा? 18। कैसे निकलेगा ये बताओ? 6 और 3 जोड़ देंगे, 6 और 3 को जोड़ देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 को जोड़ देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आयत का परिमाप निकालने का तरीका आ गया सबको? परिमाप का तुम्हारा नंबर तो निकल गया 18, है ना? इसका मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल का मात्रक क्या था? लंबाई के मात्रक का वर्ग था। अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर। परिमाप का मात्रक क्या होता है? परिमाप का मात्रक, क्योंकि इसमें जो भी पद होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, है ना? l प्लस बी प्लस एल प्लस बी किया है तो ये आपस में जुड़ रहे हैं। सारे सेंटीमीटर के मात्रक जब आपस में जुड़ रहे हैं तो इनका जो योगफल का मात्रक होगा वो खाली सेंटीमीटर में होगा। किस में होगा? सेंटीमीटर। हाँ, उसमें वर्ग नहीं लगेगा। ठीक है? इस चीज को याद रखना। अगर लंबाई मीटर में होगी तो परिमाप भी मीटर में होगा। ठीक है? अगर लंबाई मीटर में होगी तो परिमाप भी, और लंबाई सेंटीमीटर में है तो परिमाप सेंटीमीटर में होगा। उसके बाद है वर्ग का परिमाप। यहाँ एक वर्ग बना है जिसकी सारी भुजाएं हम मान लेते हैं कि a सेंटीमीटर की है। ठीक है? हमने सारी भुजाओं के माप क्या मान लिए? a सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं? सारे साइडों का लंबाई जोड़ते हैं ना। तो इसमें a को कितनी बार जोड़ोगे? a को 4 बार जोड़ेंगे। तो a को 4 बार जोड़ने का मतलब क्या है? अगर हम उसको गुणा के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? a का कितना गुना कर रहे हो? a का 4 गुना कर रहे हो ना, तो 4 गुना a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ? तो वर्ग का परिमाप हम लिख सकते हैं 4 इंटू a, यानी कि 4 गुना a, जहाँ a है उस वर्ग की भुजा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अगर हम लें, मान लो कि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो उसका परिमाप क्या होगा?
परिमाप। यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो उस वर्ग का परिमाप कैसे निकलेगा? फॉर्मूला रखो। क्या फॉर्मूला है? वर्ग का परिमाप बराबर 4a, यानी 4 गुणा a क्या आएगा? 40। क्या आएगा? 4 में 10 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 40। और इसका मात्रक क्या रहेगा? सेंटीमीटर। क्या मात्रक रहेगा? ठीक है। अब हम देखते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप का सूत्र है तीनों भुजाओं का योगफल। यदि हम एक त्रिभुज लेते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः a, b और c सेंटीमीटर हैं, तो उसका परिमाप होगा a सेंटीमीटर प्लस b सेंटीमीटर प्लस c सेंटीमीटर। समझ आया? अलग अलग तरह के त्रिभुजों का परिमाप हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, जिसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, उसका परिमाप हम 3 गुणा a लिख सकते हैं, जहां a उस त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है। a क्या है? प्रत्येक भुजा का माप है। a समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का माप है, तो उसका परिमाप हो जाएगा 3 गुणा a। अगर सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा जाए और उसकी समान भुजाओं का माप दिया जाए और एक तीसरी भुजा का माप दिया जाए, तो जो समान भुजा का माप होगा उसको हम दुगना करेंगे और तीसरी भुजा को उसमें जोड़ देंगे। ठीक है।